राम राम दोस्तों। ये आज फिर हम बात करें अपना आज भी क्लास करंट अफेयर की ही है। ठीक, आज जैसे कल हमने अपना जो कल करंट अफेयर हमने किया था पूरा, उसमें लगभग मैं पीडीएफ सेंड की थी। फिर बाद में वो पीडीएफ थोड़ी उसमें गड़बड़ी आई थी कि कई एक दो की मुझे कंप्लेन आए, मेरे कॉल आई दोस्तों की और वैसे भाइयों की कि पीडीएफ में साफ़ नहीं दिख रहा है। उसको कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि कल मैंने वो जो स्कैनर था वो स्कैनर दूसरा इस्तेमाल किया था, वो सही से स्कैन नहीं हो पाए। तो आज मैं दूसरा इस्तेमाल किया। आज मैं देखता हूँ कि आपको सही चीज़ मिले। ठीक है, चलो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने जो जो काम है उस काम को करते हैं। चलो आज का जैसे पहला सवाल। ठीक है, आज का अगर मैं बात करूँ पहले सवाल की, पहला सवाल आपने देखा होगा, आपको नाम ये याद होगा, एडप्पी के पालनीस्वामी। ठीक है, एडप्पी के पालनीस्वामी, आपने ज़्यादातर नाम ये सुना होगा, बस पालनीस्वामी का नाम आपको याद होगा, पालनीस्वामी नाम आपको याद रहता है कि जो वर्तमान में आज आपके तमिलनाडु के आप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक, उनको एक फाउंडेशन है। ठीक है, शिकागो। ठीक है, शिकागो मतलब अमेरिका की एक कंपनी है, बात की जाए एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है आपका रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल। ठीक है, ये संस्था है। ये जो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल है, इसने आपको किनको, आपके पालनीस्वामी को एक पॉल हैरिस फेलो सम्मान, मतलब एक पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। और ये पॉल हैरिस से सम्मानित हुए हैं आपके भारतीय मुख्यमंत्री हैं, भारतीय किसी राज्य के मुख्यमंत्री। सीधा सीधा सवाल पूछता है, अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछेगा तो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, वो वन डे एग्ज़ाम के लिए ही पूछेगा सीधा कि हाल ही में भारत के भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस सम्मान प्राप्त हुआ, ये सवाल पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है, ये तो सीधा नाम हो गया, ये सीधा पूछेगा भारत के किस राज्य से, तमिलनाडु राज्य से, भारत के किस मुख्यमंत्री को, भारत के किस या हाँ सॉरी सवाल इस बन सकता है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस सम्मान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री का नाम पूछ सकता है उस चीज़ का, किस संस्था ने दिया है ये पूछ सकता है, या सीधा सीधा पूछ सकता है पालनीस्वामी या तमिलनाडु के सीएम को किस संस्था द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये पूछ सकता है। सवाल पूछने के तरीके अलग अलग है, पर वही चीज़ है, पूछेगा इन्हीं में से ही। ठीक, अब बात करते हैं कि जो ये सवाल पूछ सकता है, ये पूछने के बाद ये तो हो गया जो पॉल हैरिस क्या चीज़ है। ठीक है, ये इसमें मैंने ये आपको दिया हुआ ये पीडीएफ में ये कि यह उसे दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, पीने का पानी, स्वच्छता सफाई, बीमारियों की रोकथाम, ठीक है, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसे कुशल सेवाओं को मुहैया कराता है। मतलब जो आदमी अपने जहाँ वो रहता है, ठीक है, जहाँ वो रहता है या वो घर का वो मुखिया जो अपने अधीन रहने वाले सभी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए, ठीक है, पीने का पानी उपलब्ध कराए, साफ़ सफाई उपलब्ध कराए, बीमारी ना फैले, रोकथाम रखे उनकी वो उपलब्ध कराए, पर्यावरण का ध्यान रखे, और वहाँ विश्व शांति
अपने एरिया में वहाँ शांति स्थापित करें, दंगा फसाद ना होने दे, चोरी डकैती ना होने दे, मतलब अपराध को न्यूट्रल करें, जितने भी अपराध हो वहाँ न्यूट्रल करें। कुछ ऐसे काम करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक रीज़न रखा दिया गया है इसमें फाउंडेशन में कि जो अगर कोई व्यक्ति इस संस्था में हेल्प करें, इस संस्था के साथ जुड़कर काम करें, उसे भी मिल सकता है, या जो इस फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का दान दे, उस आदमी को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये रीज़न है। आपके हिसाब से क्या रीज़न होना चाहिए वो आप देखना कि भाई आपको पालनी स्वामी को क्यों दिया गया है, आपको इस रीज़न की वजह से दिया गया है या इस रीज़न की वजह से दिया गया है। बस दिया गया है, आपको ये नहीं देखना है कि 1000 डॉलर इन्होंने दिए होंगे इस वजह से मिल गया, या इन्होंने इनके काम चेक करने लगो कि इन सच में ऐसे काम किए हैं या नहीं किए, वो चीज़ आपको नहीं ध्यान रखनी ना देखनी, ठीक है। एक रैंडम अलग सवाल आपका पूछ लिया जाए कि रोटरी फाउंडेशन का है, इसके जो वर्तमान हेड है आपको ये है, ठीक है, होल्गर स्नैक इसके वर्तमान हेड है। चलो ठीक, अब आते हैं अपना, ये आपका एक सवाल हो गया, अगले सवाल पर। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये थोड़ा अगर आप देखो तो इस सवाल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि क्योंकि ये सवाल थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी भी है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बुक का नाम है, और जो ये बुक है ये आपका रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये बुक है आपकी रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध एक लेखक हैं, ठीक है, एक राइटर हैं, भारत के बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, उनकी है, उन्होंने एक बुक लिखी है। उनकी बुक जो 20 तारीख में इनकी पब्लिश होगी, 20 तारीख में पब्लिश होगी, पर उन्होंने अनाउंसमेंट उनकी पहले ही हो चुकी है कि हाँ भाई मैं 20 तारीख को अपनी इस बुक का विमोचन करूँगा, ये चीज़ है। बुक का नाम आपका ए सॉन्ग ऑफ इंडिया है। पब्लिशर आपकी इसकी पेंगुइन रैंडम इंडिया हाउस, जो पेंगुइन हाउस है, पेंगुइन हाउस की पफिन बुक्स इसका पब्लिश कर रही है, ठीक। अब जो ये बुक है, अब इसके सीधा बोल रहा हूँ कि जो ये इसकी 4 बुक आई है, इनकी 4 बुकों में से इन्होंने अपने जीवन की जीवनी बताई है कि कब कब कैसे हुआ इनका, वो चीज़ है, ठीक है भाई। मैं कब कब अपने टाइम पीरियड का एक स्लॉट पकड़ा, उस स्लॉट को इन्होंने अपने राइटिंग में अपने जीवन के बारे में बताया है। तो इनकी 4 किताबें आपको इनसे जीवन से संबंधित यही है। लुकिंग फॉर द रेनबो आई थी 2017 में इनकी। टिल द क्लाउड रोल बाय 2017 में एक बुक और आई इनकी। एक आई कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 में इनकी लास्ट ये बुक आई थी। अब ये के बाद, इन तीनों के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज़ की 4थी बुक है ये, ठीक है। यादगार मतलब अपने लाइफ के इवेंट के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। अब क्या बताया इसमें आपको बता दूं कि जब 16 साल की उम्र के थे ये, जब ये मात्र 16 साल के थे, तो इन्होंने अपनी पहली राइटिंग की थी, पहला लेख लिखा था। तो उन्होंने इस बुक में अपने 16 साल के बाद जब इन्होंने अपने पहली बार राइटिंग स्टार्ट करने के बाद अपने जीवन के संघर्ष के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और ये 20 जुलाई को आपको इसका यही है कि इन्होंने 20 जुलाई को इनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी, और आज से 70 साल पहले, मतलब आज से 70 साल पहले इनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी। तो उसी 70 साल की वर्षगांठ होने पर इनकी ये बुक पब्लिश की जाएगी। ये चाहे आपको रैंडमली थोड़े इनके सवाल है। अभी इनके बारे में भी अगर बात करता हूँ, इनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई रस्किन बॉन्ड कौन थे, कैसे थे। रस्किन बॉन्ड के बारे में आप देख लो कि रस्किन बॉन्ड
किस तरीके से में कैसे थे, कि इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है कि एक विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं भारत के। तो अब इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो चलो आपको इस पर बताता हूँ। रस्किन बॉन्ड कौन थे? जो आपके रस्किन बॉन्ड थे, ये चेंज कर लूँ मैं एक बार, एक सेकंड रुकना, ये जो दिख जाए आराम से। आपके रस्किन बॉन्ड का सबसे पहले बात बताया जाए तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 19 मई 1934 में जो इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था कासौली में, जो आपका पंजाब में, ठीक है, आज पंजाब प्रांत में आता है कासौली, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब जो इनके माता पिता थे, इनके माता, ये ऐसे लेखक हैं जिसके बारे में कहा जाता है ब्रिटिश सभ्यता से जुड़े, ठीक है, भारतीय लेखक जिसकी जड़ें ब्रिटिश से जुड़ी हुई है, ठीक है। इंग्लैंड से जिस व्यक्ति की जड़ें जुड़ी हैं वे भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वे आपके इंडियन ना होकर एक ब्रिटिश जोड़ा था, ठीक है। जो इसके माता पिता इनके ब्रिटिश थे। माता पिता इनके कौन थे? माता पिता इनके ब्रिटिश थे। इसी वजह से इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था आपका, माता का एडिथ क्लार्क। जो इनके पिता का नाम था इनका आब्रे क्लार्क, ठीक है, आब्रे क्लार्क। इनका बीच में ही इनका आपस में अनबन हो जाती है। जो आब्रे क्लार्क एक इंडियन कह रहा, ब्रिटिश एयरफोर्स में पायलट थे। बाद में इन मियाँ बीवी में कुछ अनबन होती है, डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो डिवोर्स होने के बाद जो आपकी एडिथ क्लार्क की, डिवोर्स होने के बाद आपकी जो एडिथ क्लार्क थी, जो इसकी माता थी, वे एक भारतीय पंजाबी था जिसका नाम हैरी, ठीक है, हैरी नाम के एक पंजाबी व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो इनके सौतेला पिता हो गए। और इनकी भी आप बात की जाए, इनके 2 पुत्र होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जिनका नाम, तो एक का नाम, लड़के का नाम विलियम होता है और लड़की का नाम मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है लड़की का नाम क्या था। तो पर इनके भाई बहनों के बारे में हमको इतना ज़्यादा नहीं देखना है क्या था क्या नहीं। इसकी अगर बात की जाए फिर जो रस्किन था, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के बारे में आगे बात की जाए, भाई इनकी मृत्यु बहुत जल्दी होता है। जब ये मात्र 10 साल की एज में थे तो इनके पिता की मौत हो जाती है, ठीक। अब मैं पिता की मौत से इतना तो थोड़ा सा दुखी होते हैं, पर इनको कोई अपना काम करना पड़ता है। फिर 1950 में ये आसपास 1950 के समथिंग में, ठीक है, 1950 के समथिंग में ये जाके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन ये आपकी कहाँ से, आपकी शिमला से करते हैं, शिमला से पूरी करते हैं रस्किन बॉन्ड। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये अपना कहाँ चले जाते हैं, ये अपना लंदन में चले जाते हैं। वहीं आपको के बारे में वहीं से अपना लेखन कार्य अपने स्टार्ट करते हैं। और 1951 में, मैं पहले बताया था, 1951 में अपनी पहली बुक, 1951 में अपनी पहली, इसे कहते हैं शॉर्ट स्टोरी या हिंदी में कहूँ लघु कहानी लिखी जब मात्र 16 साल के थे। तो मतलब ये कहानी जो आपकी बुक आई है ना, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, वो इस लघु कहानी से लिखने के बाद की है कि हाँ भाई, इस कहानी से लिखने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या उन्होंने तकलीफ़ें झेली एक अच्छा राइटर बनने के लिए। मतलब एक प्रसिद्ध राइटर बनने से पहले के टाइम, एक उनका स्ट्रगलिंग टाइम क्या था, उस बारे में इन्होंने बताया, कहानी लिखी। और उस कहानी का नाम था
अछूत, अनटचेबल। ठीक है। अब इनकी एक जो पहली थी, पहली अगर सवाल यही पूछता है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पहली कृति, रस्किन बॉन्ड की पहली कृति अगर पूछी जाए तो आएगा अछूत, 1951 में मिला। ठीक है। एक इनको बाल कवि कहा जाता है कि ये बच्चों की कहानी बहुत अच्छी लिखते हैं। ठीक। फिर इन्होंने, इनका अगर बात की जाए, नोवेल, उपन्यास, अगर पेपर में दो सवाल, दो टाइप से इसका इनके बारे में सवाल पूछ सकता है कि रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित उनकी पहली कृति अगर पूछी जाए तो अछूत, या पहली कहानी तो अछूत। अगर पूछा जाए रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास या पहला नोवेल इनका था ऑन द रूफ, ऑन द रूम, ऑन द रूफ, ऑन द रूम, ऑन द रूफ, ये इनका पहला उपन्यास था। इनके बाद इनके काफ़ी उपन्यास आए, बहुत काफ़ी, कहते हैं 500 से ज़्यादा इनकी रचनाएं हैं। उनमें से इन द पाइनर हो गया, एक लीडर है, द ट्रिब्यूनल हो गया, द टेलीग्राफ है। इसके बाद इन्होंने ऐसे भी कई लिखे हैं। इसका एक इन्होंने लिखा है घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज। ठीक। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, द नाइट ट्रेन एट डोली, टाइम स्टॉप्स एट शामली। ठीक। इन्होंने कई ऐसी इन्होंने लिखी, पर जो इनकी मेन है, वैसे तो इनकी सारी अच्छी है, जैसे इनका एक सीजन ऑफ घोस्ट, इनकी एक ये भी है, पर इनकी कुछ दो एक वे हैं जिनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है। ठीक है। जिनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, तो उन वे भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे एक इनकी सबसे पहली आती है द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला इनकी एक बुक थी 1980 में जो पब्लिश हुई। ठीक। 1980 में जो पब्लिश हुई ये एक बुक, इस बुक पर इसी के नाम से मतलब एक मूवी बनी है, द ब्लू अम्ब्रेला के नाम से ही एक मूवी बनाई गई है। ठीक है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण में से एक वो आती है, क्योंकि इसके बाद ही द ब्लू अम्ब्रेला के बाद ही इनका कॉन्टैक्ट पेंगुइन पब्लिशर से होता है, जो आपका पेंगुइन बता रहा हूँ, पेंगुइन बुक्स वाले होता है, उनसे इनका कॉन्टैक्ट होता है। तब से इनकी जो बुक होती हैं वो उसी पब्लिशर के तहत छापी जाती है। तो पर ये याद रखना कि जो आपने एक डायरेक्टर का नाम सुना होगा जिसका नाम आता है विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज ने द ब्लू अम्ब्रेला के नाम से ही 2005 में एक मूवी बनाई थी और जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। आप बच्चों पर आधारित मूवी थी, तो इस चीज़ के बारे में ये चीज़ आती है। एक आपका एक इनकी बुक का नाम है ए फ्लाइट। ठीक है। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, कबूतरों की एक उड़ान, हिंदी में अगर बात की जाए तो ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स इनकी एक बुक है, जिसके ऊपर आपकी 1978 में एक मूवी बनी जुनून। 1978 में जिसके ऊपर एक मूवी बनी जुनून, जिसमें आपका इसमें एक आई थिंक शम्मी कपूर है या शशि कपूर है, एक्टर है। 1978 में एक मूवी बनी जुनून। इसके बाद आपने अभी एक विशाल शेखर की मूवी आई थी, जिसमें आपने नाम सुना होगा, नाम ही लिख रहा हूँ सीधा, विशाल शेखर उनका था। सात खून माफ, सात खून माफ। आपको पता है कि एक मूवी थी, ये मूवी किसकी थी? प्रियंका चोपड़ा की। आपको याद हो प्रियंका चोपड़ा इसमें किरदार था, प्रियंका चोपड़ा। इसमें जो ये मूवी आधारित थी, ये भी आपकी रस्किन बॉन्ड की एक बुक पर आधारित थी, जिसका नाम था
सुसन्ना सुसन्नाज 7 हस्बैंड्स। सुसन्नाज के 7 पति, ये इनकी मूवी थी। ये 3 आपकी, मैंने आपको ये 3 बताए, पेपर में इनके बारे में ही पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। ठीक है, आज इनके मैंने आपको पुरस्कार आपको पता ही है, मैं पीछे आपको बता दिए थे। आज वैसे 86 साल से ऊपर, 86 साल के समथिंग ये हो रहे हैं। अब आज ये कहाँ रहते हैं? आज इनका जो ठिकाना आज इनका देहरादून में है। देहरादून में शादी इन्होंने कभी की नहीं, तो अपने वैसे भाई के साथ ही रहते हैं। भाई के बच्चों तक तो परिवार है, उनके साथ रहते हैं। अब बात करते हैं अपना, ये आपको ये नोट कर लेना कि इनको जो पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार सबसे पहले 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 इनको पद्मश्री मिला, और 2014 में इनको आपका पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका अगले चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, अब इसके बाद आपका आता है एक हरियाणा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ हरियाणा की। अभी हरियाणा में, ठीक है, आपका डेट आपको दिख ही रही होगी, 14 जुलाई, मतलब कल ही की बात है, कि हमारे जो आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के लिए एक 20,000 करोड़ की एक परियोजना का शुरुआत की है, उनकी उद्घाटन की है, या एक घोषणा की है, जिसका एक आर्थिक कॉरिडोर अब लिखना, बस आपको ये लिखना है। हरियाणा के लिए नितिन गडकरी ने 20,000 करोड़ की एक परियोजना का घोषणा की है। ठीक, अब ये जो परियोजना है, इस परियोजना में क्या क्या है? एक तो नेशनल हाईवे 8 के तहत 11 सड़कों से यह परियोजना जुड़ी हुई है, तभी यह आर्थिक कॉरिडोर बताया गया है, सड़क के संबंधित है। इस परियोजना में आपकी रेवाड़ी नरनौल राष्ट्रीय मार्ग 1, अटेली बाईपास और नारौल बाईपास, ये 3 इनमें परियोजना में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वे शामिल हैं। 11 सड़कें हैं, 11 सड़कों में ये आपके, जिनमें ये 3 आपकी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी कैसे, आपको ये यहाँ भी बता दिया कि जो ये पैसे लगेंगे कैसे लगेंगे, ये आपके इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। लगभग 2500 करोड़ रुपए से लागत से बनेगा नेशनल हाईवे राजस्थान से नेशनल हाईवे जाता है। नेशनल हाईवे राजस्थान से जाने वाले नारोल रेवाड़ी आने वाले जारों के लिए वो देगा, जो आपका कौन सा है, रेवाड़ी नेशनल हाईवे, नारनौल नेशनल हाईवे है, उसमें आप 2500 करोड़ रुपए का लागत लगा रहे हैं। लगभग इतनी है, कितने रुपए लगाएंगे और उससे वहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी। ठीक, इसके बाद आपका 800 करोड़ रुपए की लागत से आपका कौन सा है, रेवाड़ी आउटर पास बनेगा, 14 किलोमीटर लंबा। ठीक, इसके बाद आपका जो ज़रूरी थोड़ा मेन आता है वह है ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे आपका बनेगा, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा। आपका इसके बारे में अगर बात की जाए, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक का है, ये आपका है महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी होता हुआ, फिर भिवानी, रोहतक और सोनीपत और कुरुक्षेत्र से होता हुआ चंडीगढ़ से जाके मिलेगा। इसमें ये एक 6 लाइन का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, और इसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत की पेशकश रखी गई है कि इतने पैसे इसमें लग जाएंगे। इसके बाद आपको ये बता ही दिया है, एक 1500 करोड़ रुपए तक का एक बताया है, 46 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी पटौदी गुड़गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 352W एक नेशनल हाईवे ये बनाया जाएगा।
ठीक है, ये आपका हरियाणा से संबंधित बातें हैं जो इसमें आपको सीधा सीधा जो बस ये रखना है। पेपर में अगर पूछता है कितने कौन कौन से नेशनल हाईवे में बात की गई है, किसके लिए बात की गई है, या सीधा ये पूछता है किस राज्य के लिए आर्थिक कॉरिडोर निर्माण की बात की है, किसने किया है, ये सवाल। अब इससे अगला सवाल पे आते हैं हम। ठीक, अब डिजिटल इंडिया मतलब आप बात की जाए डिजिटल, सॉरी, हाँ, जैसे आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब आपका तकनीकी अर्थव्यवस्था या इंग्लिश में बोला जाए डिजिटल इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए गूगल गूगल ने घोषणा की है कि वह भारत में, ठीक है, गूगल ने घोषणा की है, गूगल आपका हुआ है, गूगल ने घोषणा की वह भारत में $10 बिलियन निवेश करेगा। मतलब आप सीधा सीधा बोलो तो भारत को टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाने के लिए गूगल ने एक घोषणा की है $10 बिलियन आपको बताऊँ लगभग 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। ये आपने इसलिए यहाँ ऊपर $10 बिलियन लिखा है तो मैंने यहाँ इनको कन्वर्ट करके यहीं इसलिए अलग से लिखा है कि ताकि भाई ये पूछता है कोई पूछ लेता है $10 बिलियन में कितने रुपए आएंगे, तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। और ये निवेश अगले 5-7 साल में इसने कहा है कि मैं 5-7 साल में कर दूंगा। कौन किसने कहा है? सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई ने कहा है। सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई आज गूगल के वर्तमान में CEO हैं, ठीक है, भारतीय हैं, इस वजह से भारत के ज़्यादा ये भी सोचेंगे। और इन्होंने ये कहा है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, इस फंड के माध्यम से ही ये आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इन्होंने अगर बात की जाए साफ साफ कहा है कि हम केवल जो बात करेंगे इन पे 4 क्षेत्रों में हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, केवल और कुछ नहीं रखने के, जो पैसा लगेगा इन 4 क्षेत्रों में लगेगा, ठीक है। पहला कौन कौन से क्षेत्र बताए गए हैं कि प्रत्येक भारतीय को उसकी अपनी भाषा में किफ़ायती पहुंच और जानकारी उपलब्ध हो। मतलब सभी आदमियों को, जितने भी आपके जो भी आदमी अपना गूगल चलाए, उनको वे सभी आपकी जानकारी, आपके न्यूज़, आपके एजुकेशन, आपको हर तरीके से जो भी ज्ञान मिले वो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में मिले। जैसे ये नहीं है कि भाई आप कोई तमिल आदमी है, तमिल आदमी को आप हिंदी में बताने लगे, या आपका बात की जाए नॉर्थ इंडियन आदमी को आप जाके तेलुगु में बताने लगे, कन्नड़ में बताने लगे, ऐसा नहीं है। जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में ही सारी जानकारी दी जाए। पहला ध्यान इस बात पे है। इन्होंने कहा केवल 4 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित रखेंगे। दूसरा आपका दूसरा अगर मैं बात करता हूँ आपकी, दूसरा आपका है ये ऐसी नई सेवा व उत्पादों का निर्माण करने की बात की है जो भारत में अनूठी ज़रूरत के लिए गहराई से प्रासंगिक हो। मतलब उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डेवलपमेंट करने की या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिनकी रियल में भारत को ज़रूरत है, ठीक है। भारत के ज़रूरत के लिए तो बहुत कुछ ज़रूरत है। ये नहीं है कि तुम कोई भी ऐसी चीज़ डेवलप कर देंगे या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो भारत में कभी यूज़ ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं करने के, ये चीज़ इन्होंने कही है। तीसरी चीज़ उन्होंने जो कही है, डिजिटल रूपांतरण के आधार पर विभिन्न व्यवसाय को सशक्त करना। मतलब आप बात की जाए जो भारत में इस समय कितने व्यापार चल रहे हैं, ट्राई करेंगे उन सभी व्यापार को डिजिटलाइज करें, मतलब उनका डिजिटल क्षेत्र में उनको बढ़ावा करें। जैसे मानता हूँ अगर आपने जैसे आप बात करते हैं कि एक ऐप आती है खाता बुक, ठीक है, आपने ऐड भी देखा होगा काफ़ी जगह कि बही खाते रखने के लिए पहले आप एक बुक, वही इतनी मोटी मोटी कॉपी किताबें, वो
किताब कॉपी रखते थे। और वहीं आप सारा काम आपका, जो अगर बात की जाए टैली, जिसने टैली सीख रखी होगी पता है उसको कि वही बही खाते हैं आज हम कंप्यूटर में आसानी से सेव कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि एकदम पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए उस पद्धति से आपका, इससे स्टोरेज भी आसान होती है, डिजिटलाइजेशन से आपका एक्यूरेसी सही रहती है, गड़बड़ी होने की गलती कम रहती है। तो उस वजह से कहता हूँ आपके जो व्यवसाय हैं उन व्यवसाय को डिजिटलाइज किया जाए। ठीक, अब बात करते हैं अपना जो मैं चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे सामाजिक क्षेत्रों की भलाई के लिए एआई तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम ऐसी तकनीक, ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो खुद पे खुद अपने दिमाग से काम कर सकते हो थोड़े बहुत पर, और वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जैसा आपने कई बार देखो कैलकुलेटर है, आपका कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में आप अपने टर्म्स भर देते हैं और टर्म्स भरने के बाद वो रिज़ल्ट आपको खुद दे देता है। तो वो एक तरह से एक छोटी एआई तक है, जो हम मतलब बात की जाए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद सोच सके, उस बारे में बात की गई है। यही आपको अगर बात बताना चाहूँ मैं, जैसे गूगल के बारे में अगर बात करने चाहें तो गूगल की एक सर्विस भी थी जिससे हम बात करते हैं गूगल प्लस। गूगल ने एक सर्विस अपनी लॉन्च की थी। गूगल ने 2009 में अपनी एक सर्विस बंद कर दी थी। ठीक है, दो सर्विस बंद करने के बाद इसने अपनी इस सर्विस को दोबारा से रीलॉन्च किया है, जिससे करंट है ना गूगल करंट, ठीक है, गूगल करंट के नाम से इसने दोबारा से लॉन्च किया है गूगल प्लस को नाम बदल कर उसका, ये भी चीज़ आती है। ठीक, अगर बात की जाए गूगल है, गूगल की स्थापना आपकी 1998 में हुई थी। गूगल की शुरुआत आपको ये पता ही होगा, लैरी पेज और क्या नाम थे, लैरी पेज और सर्गिस ब्रिन, इन दो आदमियों ने मिलकर इसकी गूगल शुरुआत की थी। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, वो आपको बता ही चुका हूँ। सुंदर पिचाई इसका वर्तमान सीईओ है। ये आपके सवाल हो सकता है। अब इसके बाद आपका अगला सवाल, ये छोटे छोटे 2-3 सवाल है। जैसे आ गया आंद्रे डूडा अभी दोबारा से पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। बस ये चीज़ है, पोलैंड के राष्ट्रपति बने और कुछ नहीं। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। हराया आपको ये नहीं देखना है किसको हराया, बस लिख रखा है, और ये कुछ नहीं है। बस आपको ये देखना है पोलैंड के नए राष्ट्रपति दोबारा से फिर से दूसरा कार्यकाल इनका चलेगा, आंद्रे डूडा का। ठीक, एक अब आता है फिर एक नागीदास संघवी। ठीक है, नागीदास संघवी एक प्रसिद्ध गुजरात के आपके रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक भी रहे हैं और आपके पॉलिटिक्स के वे भी रहे हैं, विश्लेषज्ञ भी रहे हैं। तो इनका अभी आपका 13 जुलाई में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, बहुत एजड थे, ज़्यादा वो नहीं, इनके 80 से करीब इनकी एज थी। तो बस इनका यही है। इनका सवाल अगर पूछा जाए पेपर में, इनको ये मिला हुआ है कि 2000 लास्ट ईयर ही इनको पद्म श्री दिया गया था, इस वजह से ज़्यादा उनके न्यूज़ में आएंगे ये। इसके बाद आपका अगला सवाल, हाँ, जो ये अगर सवाल पूछता है ये वाला, रोको टोको अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया? ये भारत के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया। रोको टोको अभियान क्या है? आप जैसे तो कि रोक टोको मतलब आप समझ गए होंगे, किसी को रोकना फिर उसे टोकना। ठीक है, तो जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम फेस कर रहे हैं कोविड-19 से हम आज लड़ रहे हैं। और आपके खुद पता होगा कि आपको लोग बाग कैसे हैं, मतलब भारत में अगर बात की जाए, आपका विश्व में अगर भारत के बुद्धिमत्ता की अगर बात की जाती है, उनका भाई हाँ विश्व में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, भारत में बहुत बुद्धिमान लगा, पर हमें सच्चाई पता है कि भारत में मूर्खों की भी कमी नहीं है।
ठीक है। आपने मास्क देखा होगा, मास्क ये कई लोग आपने देखा होगा मास्क नाक पे ना रख के आधे होठों तक रखते हैं। आपने आसपास में अपने काफ़ी देखा होगा कि होठों तक मास्क रखा है, जा रहे हैं भीड़ भाड़ इलाके में। या फिर कोई कोई अपनी ठोडी के नीचे मास्क रखता है, बस हाँ कि भाई और पुलिस वाला कोई दिख जाए तो ऊपर कर ले। बस उनका ये है कि भाई पुलिस वालों से बचने के लिए ताकि कोई जुर्माना ना कर दे, वो ना कर दे, उस वजह से इस तरीके से मास्क पहन के घूम रहे हैं। ठीक है। कई आपके लड़कियों में भी है, औरतें भी, आपने दुपट्टा डाला हुआ है, दुपट्टा गले में डाला है ना, चल रहे हैं, जहाँ कोई आपको दिखा वो दुपट्टा हल्का सा ऊपर कर लिया, नहीं तो नीचे। फिर इस टाइप से ये मूर्खता ही है कि वे इस स्थिति को, सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये कोविड है तो है क्या। वे उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और वही रीज़न है कि भारत आज कोविड के मामले में विश्व में तीसरा देश बन चुका है। सबसे ज़्यादा केस जहाँ हुए हैं, लगभग 10 लाख के करीब हमारे यहाँ केस होने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्या है, तो उसके लिए ने कहा है कि जो हमारी संगठन होगा इसमें आपके सभी लेके, मतलब आपके डीएम, पुलिस वाले, जितने भी आपके सरकारी अफसर होंगे, वो आपको रोक के मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। जो भी आदमी बिना मास्क के मिलेगा उसको जागरूक करो, चालान नहीं काटना, उसको जागरूक से बताओ महत्वता को, उसको कहो पहन ही से। ठीक है। जागरूक करने के लिए ये चीज़ आएगी। बस आपको यह है ना, मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलानी है इस अभियान के तहत, जो 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको ये पता है शिवराज सिंह चौहान आपके मध्य प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री हैं। अब आपसे, आप सभी के लिए एक सवाल है कि मुझे कमेंट बॉक्स में सभी ये बताएंगे कि आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन। देखता हूँ कितने बच्चों का जवाब आता है। जहाँ तक है मुझे इतना तो यकीन है कोई जवाब नहीं देगा, इतना तो मुझे को लगता है लोगों का। ठीक है। पर फिर भी देखते हैं कितनों का आता है। अब इससे बाद में अगला सवाल आपके देखते हैं। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी बात है। जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, भारत का आयकर विभाग है। ठीक है। भारत का जो आयकर विभाग है, आयकर विभाग ने अभी टीडीएस निकालने पर, मतलब कैश निकालने पर, आप डिपॉजिट करते हो, आप पैसे निकालते हो अपने बैंक अकाउंट से, तो उस पर भी आपका टीडीएस कटे करेगा। मतलब आपका टीडीएस है, आप एक टैक्सेशन है, उसका आप पे टीडीएस चार्ज लगना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब ये भी आपको ये चीज़ बताई गई है, 2 तरीके इनके टीडीएस निकालने के 2 तरीके बताए हैं। कि अब बात की जाए टीडीएस का, अगर जो लोग, मतलब इन्होंने कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले हैं, मतलब नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर मतलब जो इनकम टैक्स नहीं देते। ठीक है। इनकम टैक्स नहीं देते अपने, तो उन मामलों में इन्होंने लिमिट रखी है 20 लाख से अधिक। अगर वे एक साथ कैश निकाल रहे हैं, और कोई आदमी, जैसे मैं मानता हूँ कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, वो 20 लाख से ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट से निकाल रहा है इन कैश। ठीक है। निकाल रहा है और वो पैसा, ठीक है, और उसने आज तक वो कभी भी इनकम टैक्स पे नहीं करता, तो उसके लिए हमने लिमिट रखी है 20 लाख की, कि 20 लाख निकालने पर आपका टीडीएस देना पड़ेगा। पर जो आदमी आपका इनकम टैक्स देता है, ठीक है, इनकम टैक्स देता है, उसके लिए हमने एक लिमिट रखी है 1 करोड़ से अधिक। ठीक है। 1 करोड़ से अधिक आपकी इनकम निकालने पर, पैसे निकालने पर उसको टीडीएस देना पड़ेगा। जो फाइलर है, नॉन फाइलर के लिए 20 लाख लिमिट है, और जो फाइलर है उसके लिए 1 करोड़। इसमें आपका जो सीबीटी है, सीबीटी ने बताया है कि
अब बैंकों में टीडीएस का पता लगाने के लिए केवल उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड भरेगा सिस्टम में, जो निकासी के लिए निकास कर रहा है, जो पैसा निकाल रहा है, उस आदमी का पैन नंबर चाहिए। अगर पैन नंबर उसके पास है तो पैन नंबर सिस्टम में डालते ही मैसेज आ जाएगा कि हाँ इस पर कितने % टीडीएस लगनी है। ठीक है, आपको मैं टीडीएस के बारे में ये चीज़ बताई है। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेज, स्रोतों पर कर कटौती। जो इसका टीडीएस का मतलब है, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ये सीधा मैंने किसे कहते हैं, ये रहा, आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम टीडीएस कहलाती है। ठीक है, जैसा आपने कोई गवर्नमेंट आदमी है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उसकी सैलरी है आपकी 30,000 रुपये सैलरी है, पर कहता है ना कट पीट के उसको 20-22 मिल जाते हैं या 25 मिल जाते हैं। जो उसके पैसे कटे हैं वो एक तरह से टीडीएस ही काटा हुआ है। तो वो एक क्या है कि एक फाइलर है, आय अपने एक इनकम टैक्स उसने दे चुका है पहले ही, तो वो एक फाइलर के उसमें आएगा, आयकर दाता में आएगा कि हाँ भाई आपका टैक्स फाइल करता है। ये चीज़ एक इसलिए रखी जाती है सरकारी जॉब में उसके लिए, ताकि टैक्स चोरी ना की जा सके। इसमें आपका रखी गई है जो उसमें भी 1 करोड़ वाले में 1 करोड़ से ज़्यादा की पैसे निकालने पर आपको 5% आपका कटेगा। और अगर आपके पास पैन नंबर है तब, अगर पैन नंबर आपके पास नहीं होता है तो आपको 20% टीडीएस देना होगा। 20 लाख से ज़्यादा पर आपका 2% टीडीएस कटेगा। ये चीज़ें है। और इस बारे में ये चीज़ आती है, जो ये टीडीएस कटने मतलब आप पैसे निकालने पर भी जो टीडीएस कटना स्टार्ट हुआ है, यह आपका कब से स्टार्ट हो गया है? ये माना गया है 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। ठीक है, पर इसकी बात की जाए, इसकी जो गणना की जाएगी वित्तीय वर्ष के कौन से उससे की जाएगी? 1 अप्रैल 2020 से इसकी गणना की जाएगी। रीज़न क्या है, किस वजह से इसका क्या है? आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आपका जो सीबीटी था वो ऊपर लिखा था, उसके बारे में बस बात लिख दी है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका वर्तमान अध्यक्ष है प्रमोद चंद्रा मोदी। ये आपका एक सवाल ये हो गया। अब इससे अगला सवाल आपका ये आता है, ये मुकेश अंबानी। हमारा आता है अगला सवाल, मुकेश अंबानी भारत के एक बहुत बड़े व्यापारी। ठीक है, मुकेश अंबानी अभी विश्व के 7वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। पहले 8वें, अभी इन्होंने पायदान से एक पायदान ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, तो अब फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है, रियल टाइम बिलियनर रैंकिंग, एक रैंक आंकड़े जारी किए हैं। उस रैंक में 7वें नंबर, उसके 7वें नंबर पे आते हैं। तो विश्व के 7वें सबसे अमीर आदमी बने हैं आपके कौन? मुकेश अंबानी। ठीक है, ये याद रखना है। फोर्ब्स आपकी एक अमेरिकन पत्रिका है, अमेरिका जिसकी स्टार्टिंग का बात की जाए, एक यूएसए की मैगज़ीन है जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। ठीक, इसके बारे में बस आपको ये चीज़ ये देख लो कि हाँ भाई कौन कौन आपके आदमी है। आपको पता ही होगा जेफ बेजोस, जो बेजोस आपके अमेज़न के जो अध्यक्ष हैं, वे दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। बिल गेट्स दूसरे नंबर के आदमी हैं माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित। बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली, जो LVMH कंपनी के मालिक हैं, ये पूरे फैमिली का, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। मार्क जुकरबर्ग चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये इनकी संपत्ति है कि इनकी, हाँ भाई इनकी संपत्ति कितनी है, आप बिलियन में ही है। बिलियन में मतलब आपका करोड़ों में। अब इसके बाद आता है स्टीव बाल्मर, ये माइक्रोसॉफ्ट के, ये भी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, CFO इनके। लैरी एलिसन, ये ओरेकल के हैं।
मुकेश अंबानी आपके रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है, इनकी जो इनकम है 69.9, ठीक है, 69.9 इनकी वर्तमान इनकम है। इसके बाद जो इन्होंने पछाड़ा है, किसको पछाड़ा है, इन्होंने पछाड़ा है वॉरेन बफेट को पछाड़ा है। बर्कशायर हैथवे की स्थापना 9वें नंबर पर आप कहता है लैरी पेज, गूगल के जिन संस्था, ये दोनों आपको मैंने बताया, और सर्गी ब्रिन, दोनों ही गूगल के सह संस्थापक रहे हैं जब स्टार्टिंग हुई। ये आपके टॉप 10 विश्व के सब अमीर आदमी, 10 सबसे अमीर आदमियों की सूची है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बस आपको याद रखना है 7वें नंबर कौन है और पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, ये 10 आदमी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला, एक अभी कल की ही बात है, भारत और ईरान में ईरान जो भारत का साथी था उनके बीच में थोड़ी कड़वाहट आनी स्टार्ट हुई है। अब ये कड़वाहट आई क्यों है, किस वजह से आई है, पता नहीं, अभी बताऊंगा, उसमें थोड़ा भी जो चीज़ आती है। अभी ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से हटा दिया है, ठीक है। ईरान ने ये सूचना कल दी है, आपकी 14 तारीख में दी है, ठीक, कि अब भारत का सहयोग नहीं चाहिए उसको यह परियोजना कंप्लीट करने के लिए, वह खुद ही इस परियोजना को पूरा करेगा। इसके रीज़न जो आपके रीज़न बताए जाते हैं, रीज़न वैसे इन्होंने जो रीज़न दिया है, ईरान ने रीज़न दिया है फंडिंग लेट होने का, कि फंडिंग लेट होने की वजह से इन्होंने कि 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 4 बार समझौता हुआ था भारत और ईरान के बीच में, और 4 साल हो गए, उन्होंने कहा है 4 साल हो गए और भारत ने अब तक कोई भी पैसा नहीं दिया है इस परियोजना को पूरा करने के लिए, फंड टाइम से नहीं किया है। उन्होंने कारण ये बताते हुए शीर्ष सतह और राजनीतिक विशेषज्ञ इस कह रहे हैं कि ईरान और चीन के बीच में अभी 400 बिलियन डॉलर का एक समझौता होने वाला है, ठीक है, एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो मे भी शायद यही है कि चाइना को खुश करने के लिए उसने भारत से अपना कन्नी काटी हो, ये भी चीज़ आ जा सकती है। अब जो रेलवे परियोजना थी, 4 बार पोर्ट परियोजना है, ये आपको बता दी कहाँ से, चाबहार बंदरगाह से जहेदान के बीच आपकी ये है, और इस परियोजना को अफ़गानिस्तान सीमा तक बढ़ाने की भी योजना है। इस परियोजना को भारत और इसने समझौता किया था कब, 2016 में नरेंद्र मोदी जब ईरान यात्रा के दौरान गए थे तब ये समझौता हुआ था, ठीक है, और 1.6 अरब डॉलर का ये समझौता था, ठीक, जिसमें आपका बंदरगाह विकसित करना, ठीक है, पोर्ट को और ये रेल परियोजना दोनों वो थी, जिसमें आपका पोर्ट तो बन गया पर रेलवे परियोजना काम चल रहा था और फंड नहीं जा पाया, उस वजह से बता रहे हैं कैंसिल कर दिया, और ये योजना 2022 तक पूरी करने की बात कही थी। तो अब ईरान ने कहा है कि भाई अब हम इस परियोजना को खुद पूरा करेंगे, अपने बलबूते पे पूरे करेंगे, हम भारत की हमें सहायता की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा है कि अपने हम जो नेशनल डेवलपमेंट फंड है उसके 40 करोड़ रुपए से 40 करोड़ डॉलर से आपका हम अपनी योजना पूरी करेंगे, ये इसकी बात हुई है। और क्या चीज़ है जो आपका भारत ने चाबहार बंदरगाह बनवाया था भारत की सहायता से, यो ईरान में बना था, ये उस बंदरगाह से मात्र 100 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में चाइना की मदद से बनाया गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह बनाया था। चलो अब देखते हैं जब चाइना से ये हाथ मिलाता है क्या होता है, आगे देखते हैं। वैसे भारत को एक काफ़ी बड़ा झटका है ये, ठीक है, कि इसने हाथ पीछे हटाया और चाइना के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। अब अपना अगला सवाल, ये गेम कह रहा हूँ, ये साल आपका
उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो लोग पबजी खेलते हैं, या देश हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, पर पबजी वाले, क्योंकि मैं भी इन पबजी वालों में से ही एक हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ कि ये आसानी से समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल पबजी वाले क्या ही, ये भी आधे मिलिट्री मैन हो रहे हैं। अब अमेरिका से, ये क्या चीज़ है सवाल, अमेरिका से 72,000 SIG राइफल खरीदेगा भारत। खरीदी भारतीय सेना ने, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने 72,000 नई राइफल, आपकी पबजी वालों के लिए बोलता हूँ, AR राइफल, असॉल्ट राइफल खरीद रहा है। SIG असॉल्ट राइफल है, 72,000 राइफल खरीदेगा। और ये जो राइफ़ल है, ये राइफ़ल की आपकी सेकंड किस्त होगी। पहली किस्त आप मतलब बात की जाए, ये दूसरा स्लॉट है। 72,000 राइफ़ल्स का ये दूसरा स्लॉट होगा। पहला स्लॉट आपका उत्तरी कमांड को सौंपा जा चुका है लास्ट ईयर ही। ठीक है, अब जो ये बात की जाए, ये नए हथियार, बस ये चीज़ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें हैं वे बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वे, जो ये नए हथियार खरीदे गए, ये आपका FTP के तहत खरीदे जाएंगे, फास्ट ट्रैक परचेजन। मतलब जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके ये राइफ़ल खरीदी जाएंगी। ठीक है, ये इस ट्रैक के तहत खरीदे जाएंगे। आपकी एक अमेरिका की कौन सी कंपनी है, सिंगसायर, अमेरिका की एक हथियार बनाने वाली कंपनी है सिंगसायर, जो ये हथियार बनाएगी। और अगर बात की जाए इसका हथियार के बारे में अगर बात करता हूँ, SIG, पूरा नाम इनका यही है, SIG 716 असोल्ट राइफ़ल, AR राइफ़ल्स हैं। क्लोज रेंज और लॉन्ग कॉम्पैक्ट, मतलब आपकी आपस पास वाली लड़ाई। और वैसे बात की जाए एक तरह से, हाँ, आपको पबजी वालों के लिए M416, ठीक है। क्लोज रेंज में आपका सबसे बढ़िया आपकी बंदूक आप मानी जाती है UZI। आपने देखा होगा पबजी वालों में UZI, आपका UZ आपका सब क्लोज रेंज की सबसे बेस्ट बंदूक उसमें पबजी में मानी जाती है। तो एक क्लोज रेंज के लिए भी बहुत अच्छी बंदूक है। ठीक है, और आपकी लॉन्ग कॉम्पैक्ट, मतलब स्कोप अच्छा स्कोप लगा के M416, AKM, इस टाइप की कुछ बंदूकें हैं उनके, तो उन तो ऐसा मिला जुला रूप है। तो इसमें सीधी बात की जाए, जो ये कंपनी है अमेरिका में बनाया जाएगा ये राइफ़ल, और ये भारत की इंसा राइफ़ल की स्थान लेगी। जो इंडियन आर्मी आज इस्तेमाल कर रही है इंसा राइफ़ल, उनको रिप्लेस करेगी ये वाली राइफ़ल। आपको ये चीज़ पता ही होगा। इंसा राइफ़ल में आपका बात करते हैं, जो इंसा राइफ़ल है, इंसा राइफ़ल में कितनी कौन सी उसकी कारतूस लगती है, एमओ लगती है 5.5 की। ठीक है, इस राइफ़ल में 5.5 की वो लगती है, एमओ लगती है, और 45 गोलियां लगती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता होगा, पबजी में वही चीज़ है, हरी गोलियां, 5 की एमओ, और जो हरी गोलियां आती है वे इसमें लगती है। और इस वाली में लगती है आपकी 7 mm वाली गोलियां, 7.7, और 51 गोलियां एक साथ लगती है। और ये वे पीली गोलियां हैं जो पबजी में मिलती है। ठीक है, ये आपका इस चीज़ में, ये आपके थोड़े अलग सवाल हैं कि तुम भाई 1.5 लाख इनके 1.5 लाख राइफ़ल के आयात की जाने था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो 1.5 लाख का कंप्लीट होगा। पहले एक लोट आ गया था, एक लोट अब आ गया है। ठीक है, एक बस आज का यही अमेरिका से ये एक्स्ट्रा सवाल है, इस सवाल को आप देख लेना कि भारत और रूस मिलकर एक अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक राइफ़ल बनाने हैं, मिल्क इन राइफ़ल बनाने लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला सवाल आता है, अगला सवाल आपका देखा जाता है, इसमें भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, भारत ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये आपका है क्या,
बाघों की गिनती से संबंधित है। जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये बाघों की गिनती से संबंधित है। इसमें क्या हुआ है, हाँ, इसमें आपका, एक सेकंड इसको जूम कर लूँ। अब बात करता हूँ क्या कि भारत में अगर बात की जाए, इस चीज़ को बताने से पहले आपको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये चीज़ें आपका लिख रखा होगा। हाँ मैंने, चलो इसमें वैसे ही बता दूँगा आपको। सॉरी कहाँ गया, ये रहा। अब बात करते हैं बाघों की गिनती के में, बाघों की गिनती मतलब बाघों की जनगणना के उसमें भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कि भारत ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए, ठीक है, कैमरा ट्रैपिंग मतलब कैमरा लगाकर बाघों की एक गिनती की है। ठीक है, भारत में कितने बाघ हैं, कितने, ठीक है, टाइगर्स हैं, टाइगर्स के उनके लिए जनगणना की थी 2018 में कैमरे लगाकर बाघ। ठीक है, उसको यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण या बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है, क्या बनाया कहलाया गया है कि कैमरे के जरिए किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा सर्वे रहा है। ठीक है, और इसको ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। आपका अखिल भारतीय बाघ अनुमान, ठीक है, ऑल इंडियन टाइगर रिसोर्स आप बात की जाए, ये एक संस्था है। ठीक है, इस 2008 में चौथा चक्र यह सन 2006 से प्रत्येक 4 सालों में बाघों की जनसंख्या या बाघों की गिनती की जाती है कि भारत में कितने बाघ बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। ठीक है, तो 2018 में ये चौथा आकलन था, चौथी गिनती थी। इस चौथी गिनती में आपको मैं बता चुका हूँ कैमरा ट्रैपिंग के जरिए सबसे बड़ी सर्वे हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा सर्वे हुआ है। और उसमें भारत में कितने बाघ पाए गए हैं, 2967 बाघ मिले हैं इस तो। और ये 2967 कहा जाता है विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। विश्व के, वर्ल्ड के 75% बाघ केवल भारत में मिलते हैं। बाकी के कुछ आपके बांग्लादेश में, कुछ आपके एशिया में ज़्यादातर मिलते हैं ये। ठीक है, ये आपका चीज़ बताइए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। ठीक है, सर्वाधिक बाघ आपको क्या मिलते हैं, सर्वाधिक बाघ आपको मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में मिले। ठीक, अब आपका हमने एक बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने आपका सन 2006 में क्या किया था, सन 2006 में जब पहली बार जनगणना हुई थी तो एक लक्ष्य रखा था, ठीक है, कि जब उस टाइम 1411 बाघ थे भारत में, कि हम सन 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना कर लेंगे। किसी भी तरीके से हमें बाघों की प्रजनन क्षमता बढ़ानी है, उनको कुछ भी करना है, उनको 2022 तक उनकी सुरक्षा, अवैध शिकार को रोकते हुए, ठीक है, हमें उनकी संख्या को डबल करना है, दुगनी हो गई है। तो अब ये पिछले 4 सालों में ही आपकी बात की जाए ये दुगनी हो चुकी है। आज पहले 1411 थे, आज आप देख सकते हो 2967 है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ में जो वो मिला है, क्या चीज़ है, क्यों मिला है, किस वजह से है, कि इसमें कहा गया है बाघों के सर्वों के लिए 26,760 स्थानों पर 139 अध्ययन किए गए। ठीक है, अलग अलग अध्ययन किए गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा फ़ोटो ली गई, जिसमें से 76,523 फ़ोटो बाघों की और कुछ फ़ोटो 51,000 समथिंग फ़ोटो तेंदुओं की थी। ये उसमें सर्वे में आया। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आपका जो बात की गई है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि साल 2018 में किए गए
सर्वेक्षण की चौथी गणना संसाधन और डेटा दोनों के हिसाब से अब तक का सबसे व्यापक सर्वे है। विश्व का सबसे व्यापक सबसे बड़ा सर्वे रहा है। संसाधन की दृष्टि से भी, ट्रांसपोर्ट मतलब जैसा आपका वहाँ सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, कैमरा ट्रैपिंग आपको बताया है, कितने कैमरा लगाए हैं वो चीज़ है, ये चीज़ें हुई हैं। जैसा आपका मैं कैमरा ट्रैप, कितने कैमरों की इस्तेमाल की गई है, जगह थी हमारे पास 26,760 जगह, और हमने जो कैमरे इस्तेमाल किया 26,838 कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, मतलब हर जगह की बारीकी से जांच की है, कहीं भी आप करते हैं। और डेटा आपको बताइए कितनी फ़ोटो क्लिक की गई है, कितनी, ये डेटा हो गया आपका, ये भी आपका दुनिया का सबसे बड़ा वो चीज़ आती है। तो इस वजह से आता है इतने कैमरे ट्रैप किए गए हैं, इतने, इन कैमरों से हमने 1,21,337 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया है। ठीक है, ये आपका ये चीज़ हुई। वर्ल्ड बैंक जो आपका आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बाघों के लिए सर्वे किया है। ठीक, अब एक चीज़ ये सवाल आपका कि भारत ब्रिटेन में विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, एफडीआई। ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश करने वाला आपका कौन बना है देश, भारत है। कि सब एफडीआई का मतलब क्या, विदेशी निवेश का मतलब है कोई देश, जैसे बात करते हैं भाई आपका किसी और आदमी के घर में कोई दूसरा आदमी काम करने जाए, जैसे मेरे घर है, मेरे घर में अगर बात की जाए कोई बाहर का आदमी कुछ काम करने के लिए मदद करे या हेल्प करे या आए, तो वो एक तरह से विदेशी निवेश ही होता है। तो उसी तरीके से ब्रिटेन के लिए जब भारत कुछ काम करता है उसकी सहायता करता है, जैसा आपने देखा होगा समझौता कर रहा है अभी, ईरान समझौता करने जा रहा है, मैं पीछे बताया है, चाइना के साथ, भारत के साथ समझौता, तो वो एक तरह से विदेश निवेशी ही है। उसमें तो सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाला दूसरा देश बना है भारत। इस समय ये टॉप 6 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, आपको बता दिया है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग DIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार ये आया है कि इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश करा है, सबसे ज़्यादा पैसा जो ब्रिटेन में लगाता है वह अमेरिका। जो अमेरिका आज ब्रिटेन की 462 परियोजनाओं में इसका पैसा लगा हुआ है, अमेरिका का। 120 परियोजनाओं में भारत का पैसा लगा हुआ है। ठीक, जिससे लगभग 5,500 नौकरियां लोगों को मिली है, इससे 20,000 से ज़्यादा नौकरी मिली है। तो भारत ने जर्मनी को पछाड़ा है, पहले जर्मनी था, ठीक है, आज भारत है। तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, फ्रांस, चीन, हांगकांग, ये आपके टॉप 6 देश हैं जो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। केवल हमें भारत का याद रखना है कि भारत दूसरे नंबर पर बना है, और कुछ नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं जो अपना इस बारे में कि भारत की पहली, कहाँ गया, भारत की पहली ई लोक अदालत, हमें ये देखना है, केवल मुझे इस वर्ड से ज़्यादा ज़रूरी है बस हमारा कि ई लोक अदालत, मतलब जैसे हम देखते हैं ई बिल, ई मोबाइल, सारी चीज़ें हम वो देख रहे हैं, ई पेइंग, ई बैंकिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अदालत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपका हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितना भी आपके सेशन कोर्ट हो गए, जिला कोर्ट हो गए, आपके मंडल कोर्ट, जितने भी आपके कोर्ट हैं, वहाँ के जज, ठीक है, आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वकीलों से वार्तालाप करेंगे, केस लड़ेंगे। ठीक है, ये कोविड को ध्यान में रखते हुए ये काम रखा गया है कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, लोग बाग अपना आवाजाही कम करें। ठीक है, वकील सीधा सीधा आपका किससे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपके जज से
जज के सामने अपने मुकदमा रखेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए होगा, जो सब कुछ होगा ये चीज़ें आपकी रखी जाएगी। ये आयोजन करने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार, मतलब भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ऑनलाइन कोर्ट को छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ऑनलाइन कोर्ट को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आपका ये है छत्तीसगढ़ का सीएम, आपको पता ही है, भूपेश बघेल। और आपके वहाँ के कौन राज्यपाल कौन है? उनोसुइया उइका। ठीक है, उनोसुइया उइका आपका वहाँ का वर्तमान राज्यपाल है। ये बुक है, या बुक आप अभी चलो दो तीन सवाल रह रहे हैं, अभी देखते हैं। ये एक बुक का नाम है हिज होलीनेस ऑफ द 14th दाई लामा। ठीक है, एन इल्यूजनेटर बायोग्राफी। ठीक है, आपका जो बायोग्राफी है एक तेंजिन गैपे टेनथांग नाम के एक व्यक्ति ने बायोग्राफी लिया, जो आपने दाई लामा का नाम सुना होगा, जो अभी आप भारत के कहाँ रहते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। उनके जीवनी के बारे में कहानी है कि वे 14वें दाई लामा है, तिब्बत से जो भागकर 23 वर्ष की आयु में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे 59 वर्ष में। उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जीवनी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है उन्हीं के साथ ही तेंजिन गोयपर थेयांग ने। ठीक है, जो आपके 14वें दाई लामा है जो आज भारत में रह रहे हैं, उनका रियल नेम तेंजिन गायत्सो है। आपको बस याद रखना है कि इनकी बायोग्राफी किससे संबंधित, दाई लामा से संबंधित है। राइटर ये है तेंजिनी। ये चीज़ आपको याद रखना है बस। इसका तो ये याद रखना है कहाँ स्टार्ट हुई है। 9 जुलाई से आपका इंडियन ग्लोबल वीक स्टार्ट हुआ है। इंडियन ग्लोबल वीक स्टार्ट हुआ है 3 दिन के लिए। थीम रखी गई है बी द रिवाइल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। ये चीज़ है। ये ज़्यादा इतने खास सवाल नहीं है, बस आपके सवाल पूछता है कि तो हाँ कहाँ लागू की गई है, बस कितने दिवसीय हुई है। इसमें बस ज़रूरी ये चीज़ है, जैसे भारत में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, कुछ चीज़ को बढ़ावा दिया है, तो उसी पर अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बस सीधा आपको देखना है नेवर सीन बिफोर किससे संबंधित है, आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलो ये लास्ट सवाल है आपका। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, इसने एक घोषणा की है, जो आपकी MCA होती है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। ये आपकी 3 साल की होती है, 3 साल की होती है, पर आपकी इसने परिषद ने आपके उस 3 साल को घटाकर 2 साल की कर दी गई है। इसका टाइम पीरियड इसका घटा दिया गया MCA का। बस आपका है MCA का टाइम पीरियड आपका घटाकर 3 साल से 2 साल किया है। किसने किया है? अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। ठीक है, ये हो गया ऑल इंडिया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। आपका इसने ये क्या है, स्थापना कब हुई? 1945 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपको ये भी याद रखना है। यूजीसी ने MCO को लास्ट ईयर पिछले साल दिसंबर में सिफारिश की थी, इसने मंजूरी दी थी यूजीसी ने कि 2 MCO को घटा देना चाहिए। इसने इस पर मोहर लगा दी बात पे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांटर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो फंड देता है यूजीसी, तो वो चीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ को स्थापना 1953 में हुई इसकी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और DP सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष है, धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, अब चलो ये आपका आज की पूरी क्लास है जो करंट अफेयर की थी। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो भी होगा करंट अफेयर की होगी या फिर आपकी जो कोर सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री या हिस्ट्री की जो भी होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्लास में डाल दी जाएगी। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
सभी को राम राम। ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें।